आज के नए चैप्टर में एक बार आपका वापस से स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले समझते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं। आप मान लो आपके पास एक एप्पल है, एक बनाना है, एक ऑरेंज है और 2 एप्पल आपको किसी और ने दे दिए। 2 एप्पल क्या किए, किसी और ने दे दिए, और 2 ऑरेंज या 3 ऑरेंज और आपको आपके भाई ने दे दिया। तो जनरली ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि हम चीज़ों को, एक तरह की चीज़ों को एक साथ रखने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो 3 एप्पल हो गए, हम उन्हें क्या करेंगे, एक साथ रखने का कोशिश करेंगे, ठीक, जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना हो। अगर हमसे कोई आगे एप्पल मांगे तो हम इजीली उन्हें एप्पल दे पाए। तो ऑरेंज वाले को भी हम अलग कर देंगे, ऐसे सेपरेट करके रख देंगे, और बनाना जो हमारे पास बचा हुआ है उसे भी हम सेपरेट करके रख देंगे। तो जनरली ये ह्यूमन का टेंडेंसी होता है कि वो किसी भी चीज़ को अरेंज करके रखते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, एलिमेंट का अरेंजमेंट है। हम एलिमेंट को कैसे अरेंज करते हैं, इसी चीज़ को हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में समझते हैं। तो चलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स लिखना चालू कीजिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। It is a systematic arrangement अच्छा, अभी हमने जो अरेंजमेंट किया था एप्पल, ऑरेंज और बनाना के अकॉर्डिंग, वो हमने कैसे किया था, फल को देख के किया था कि अगर सेम कैटेगरी का फ्रूट या फल एक साथ रहे तो उसे हमने अलग कर दिया था, है ना। एप्पल को क्या किया था, एप्पल के साथ रखा था। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो होता है, इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास एलिमेंट हैं 118 नॉन एलिमेंट हैं। कितने नॉन एलिमेंट हैं हमारे पास, 118 नॉन एलिमेंट है। इसे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास 118 नॉन एलिमेंट हैं, इसे हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमें क्या करता है, हमें चीज़ों को, एलिमेंट मान ली चीज़, मतलब यहाँ पे एलिमेंट हो गया, एलिमेंट के प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। अब भी ये डेफिनेशन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो अब भी सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान देना है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या है। हमारे पास जो 118 नॉन एलिमेंट होते हैं, 118 नॉन एलिमेंट होते हैं, इसे हम क्लासीफाई करते हैं। मान लीजिए
15 एलिमेंट हमने अलग कर दिया, उसे किसी कैटेगरी में रखा। फिर 20 एलिमेंट को 15 एलिमेंट को ए कैटेगरी में रखा, 20 एलिमेंट को बी कैटेगरी में रखा और 30 एलिमेंट को हमने सी कैटेगरी में रख दिया, और बाकी बचे रेस्ट जितने भी एलिमेंट हैं उसे हमने डी कैटेगरी में रख दिया। तो ये क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे करते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते हैं। और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट है तो वो कंबाइंड करेगा, किसी से रिएक्ट करेगा, तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए जिसका जिसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे एक ग्रुप में रखते जाते हैं। ठीक, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या करता है? हमें प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को आगे प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हेल्प इन अब हम समझेंगे कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन का क्या नीड था। ठीक, हम क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं एलिमेंट को? अभी हमने समझा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी। Why we need classification of element? तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हमारे पास 118 नॉन एलिमेंट है। कितने नॉन एलिमेंट हैं? 118। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितने नॉन एलिमेंट हैं? 118 नॉन एलिमेंट है। मतलब अभी तक 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं और आगे ये डिस्कवरी चलती जा रही है। ठीक, तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। मान लो आप गोल्ड के बारे में पढ़ सकते हो, सिल्वर के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन 118 एलिमेंट, 120 एलिमेंट के बारे में एक एक करके पढ़ पाना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम कोई भी एलिमेंट को ऑर्गेनाइज कर सके, एक कैटेगरी में बांट सके और उनके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सके कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इसी बात को मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। There are more than 118 elements अगर हम इन सब का इंडिविजुअल स्टडी करेंगे तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। स्टडिंग इट्स एलिमेंट individually is quite difficult and time consuming, है ना। टाइम कंज्यूमिंग होगा। Therefore we need to क्लासीफाई एलिमेंट। इसीलिए हमें क्या ज़रूरत है? क्लासिफिकेशन एलिमेंट का ज़रूरत है। ठीक है, एलिमेंट को क्लासीफाई करना ज़रूरी इसीलिए हो जाता है। टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट
to understand trends in properties, क्लासिफिकेशन हमें क्यों रिक्वायर है? ताकि हम एलिमेंट को कैटेगराइज कर सके, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रख सके, ठीक है, जिससे हमारा टाइम कम लगे और हम इजीली चीज़ों को पढ़ पाए। और दूसरा रीज़न ये है टू अंडरस्टैंड ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है, तो एक एक करके सारे एलिमेंट के रिएक्शन को हम नहीं पढ़ सकते। हमें क्या करना होगा, एक एलिमेंट का हमने रिएक्शन पढ़ा, उस ग्रुप में जो जो एलिमेंट है वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे, तो हमें ईजिली चीज़ें समझ में आने लगेगी, ईजिली ट्रेंड समझ में आने लगेगा कि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम नए जो एलिमेंट हैं ये उसके प्रॉपर्टी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। नए जो एलिमेंट हैं उसके प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रेंड पता है कि इस ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट आता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है और क्लासिफिकेशन क्या होता है, पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। अभी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या अटैम्प्ट लिए गए थे पुराने टाइम में एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए। तो चलिए अब हेडिंग डालिएगा कि अर्ली अटैम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले एक जर्मन केमिस्ट हुआ करते थे, डोबिनियर। उन्होंने 1829 में, ठीक है, सबसे पहले किसने, डोबिनियर। डोबिनियर ट्रेंड, अभी हम समझेंगे डोबिनियर ट्रेंड या डोबिनियर ट्रेड्स किसको कहते हैं। तो डोबिनियर कौन थे, एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने 1829 में कुछ एलिमेंट को, जितने भी उस समय डिस्कवर हुए थे, कुछ एलिमेंट को एक 3 एलिमेंट के ग्रुप में रखा, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, ठीक। इसे हमने क्या कहा, ट्रेड्स कहा, ठीक है। डोबिनियर ट्रेड्स के बारे में पढ़ रहे थे। डोबिनियर कौन थे, एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने 1829 में 3 एलिमेंट का एक ट्रेड बनाया, ठीक। 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में सजाया, ठीक। किस बेसिस पे ये देखते हैं अभी। तो जर्मन केमिस्ट in 1829, a German chemist Daubigner proposed ट्रेड्स। इस ट्रेड में क्या था, इस ट्रेड्स में क्या था अभी हम समझेंगे इसे अच्छे से। तो इन्होंने कैसे बांटा था, पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था,
तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे। एलिमेंट्स वेयर ग्रुप इन 3 they all have similar properties। ये 3 एलिमेंट को जो इन्होंने लिया था, इन लोगों का क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टीज था। प्रॉपर्टी कैसा था, सिमिलर था। और एक चीज़ इन्होंने देखा था कि एटॉमिक मास जो था, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो बाकी दो के एवरेज के बराबर थे, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2, एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट। ठीक, एक बार वापिस से बात करते हैं डोबिनियर ट्रेड्स क्या था। एक जर्मन केमिस्ट हुआ करते थे 1829 में, डोबिनियर नाम का। उन्होंने क्या किया था, एक ट्रेड का आइडिया फॉरवर्ड किया था, आगे की तरफ रखा था, जिसमें उन्होंने एलिमेंट को तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में बांटा था, 3 एलिमेंट करके। ठीक, और इसी 3 के कारण इसका नाम ट्रेड पड़ा था। ये ट्रायो था मेनली। ठीक, कैसे बांटा था, इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ कैसे थे, सिमिलर थे। ठीक, और क्या देखा था, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वन इज एवरेज ऑफ अदर 2, उसके बराबर हो। एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया था इस ट्रेड में। ठीक है, इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था वो था लिथियम, सोडियम, पोटासियम। Li सिंबल इसका, सोडियम का Na, पोटासियम का K। एटॉमिक मास देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास हो जाता है 7, सोडियम का एटॉमिक मास हो जाता है 23, पोटासियम का एटॉमिक मास हो जाता है 39। ठीक, अगर आप पहले के 2 एलिमेंट का एवरेज लो, एवरेज मीन्स 7 + 39/2, तो कितना हो जाएगा, 46/2, दैट इज इक्वल टू 23। तो डोबिनियर ने क्या फॉलो किया था कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, बाकी 2 एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने इसका एक ट्रेड बनाया था, इसका एक ट्रायो बनाया था। ठीक है, क्लियर। अगला एग्जाम्पल अगर हम ले, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का सिंबल Ca, स्ट्रोंशियम का सिंबल Sr, बेरियम का सिंबल Ba। एटॉमिक मास अगर हम बात कर ले, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का होता है 137। तो यहाँ पे अगर मिडिल एलिमेंट का हम मास देखें, वो कितना 38 है। मिडिल एलिमेंट का मास कितना है, 88 है, सॉरी।
बाकी दो एलिमेंट का मास कितना, 40 और 137। इसका अगर एवरेज निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 177 डिवाइडेड बाय 2। ये इसको अगर हम डिवाइड दें तो ये कितना आएगा, 88.5। तो अप्रॉक्सीमेटली ये किसके बराबर हो जा रहा है, 88 के बराबर हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे भी ये रूल क्या होगा, वैलिड होगा। अप्रॉक्सीमेटली ये किसके बराबर हो जा रहा है, 88 के बराबर हो जा रहा है। तो डोबिनियर ने क्या कहा था कि मिडिल एलिमेंट का जो है, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी के दो एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने ट्रेड बनाया था। ठीक, तो एग्जाम्पल में आपको याद क्या रखना होगा, एग्जाम्पल याद रखने होंगे आपको कि कौन कौन से एलिमेंट ट्रेड में थे। तो पहला एग्जाम्पल एक बार वापस से देख लीजिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। ठीक है, इसमें मिडिल एलिमेंट जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास बाकी दो लिथियम और पोटासियम के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, इसमें स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास के बराबर बाकी दो के मास हो जाएंगे, एवरेज दोनों। तो कैल्शियम और बेरियम है उसका एवरेज लेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का सिंबल Cl, ब्रोमीन का सिंबल Br, आयोडीन का सिंबल I। अगर हम एटॉमिक मास देखें इन सब का, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हो जाता है 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास हो जाता है 80 और आयोडीन का एटॉमिक मास हो जाता है 127। अब हम एवरेज मास ले क्लोरीन और आयोडीन का, एवरेज ले क्लोरीन और आयोडीन का, तो कितना हो जाएगा 35.5 प्लस 127/2। ये हो जाएगा 164.5/2। सॉरी 163। अब इसका 162 हो जाएगा। सॉरी, कैलकुलेशन एरर था। 162.5/2। इसका एवरेज अगर हम लेके देखें तो वो हो जाता है 81.25। ये किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली ये 80 मिडिल एलिमेंट के बराबर है। बाकी क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज अगर हम ले तो वो किसके बराबर हो जा रहा है, ब्रोमीन के बराबर हो जा रहा है। तो ये भी एक ट्रेड फॉलो करेगा। ठीक, तो यहाँ पे डोबिनियर ने जो कहा था कि मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर बाकी दो एलिमेंट का एवरेज होना चाहिए, तो ये तीन एग्जाम्पल जो थे यहाँ पे वो ट्रेड फॉलो हो रहा था। ठीक, अच्छा, डोबिनियर का ये जो ट्रेड वाला रूल था या क्लासिफिकेशन का जो रूल था वो क्यों फेल हुआ, फॉलो तो हो रहा था लेकिन सारे एलिमेंट के लिए ये फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसका पहला लिमिटेशन आ जाएगा, इट इज़ फिट फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट। ठीक है, ये सारे एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये फेल हो जा रहा था। लिमिटेशन ऑफ
पहला लिमिटेशन क्या था? Only a few elements fit this rule. दूसरा क्या था? It could not classify all the non-element. उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट थे सबको ये क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था। फिर आपके रूल को लोग क्यों ही माने? जब आप सारे एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो तो लोग आपके रूल को क्यों ही माने? वो केवल 3 ट्रेड्स ही फाइंड कर पाए थे, बाकी सारे एलिमेंट को वो क्लासीफाई ही नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ये क्लासिफिकेशन का जो जिम्मा लिया वो था न्यूलैंड। ठीक है, अभी तो डोगिनियर ने सबसे पहले ये जिम्मा उठाया था। इनकी अच्छी बात ये थी कि ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन कुछ किया था। अच्छा, इससे पहले भी एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल, अरस्तु जिसे हिंदी में कहते हैं, उन्होंने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो 3 तरह से हो सकते हैं। कोई भी एलिमेंट 3 तरह के कैटेगरी में हो सकते हैं, आइदर इट बी मेटल या नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड्स। तो ऐसा नहीं है कि डोविनियर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन सबसे पहला क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था। उसके बाद फिर डोविनियर, एरिस्टोटल बहुत पुराने टाइम पे क्लासीफाई करके चले गए थे। मॉडर्न टाइम में जो सबसे पहले जिन्होंने क्लासिफिकेशन का ये ट्रेंड शुरू किया था वो थे डोविनियर, जर्मन केमिस्ट। इसके बाद ये जिम्मा उठाया न्यूलैंड ने, जॉन न्यूलैंड। ठीक, अभी समझेंगे न्यूलैंड ने कैसे क्लासिफाई किया था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। न्यूलैंड साहब को ना म्यूजिक बड़ा पसंद था। न्यूलैंड साहब को म्यूजिक बड़ा पसंद था, तो उन्होंने सारे एलिमेंट को कैसे क्लासीफाई कर दिया था, जैसे 7 सुर होते हैं ना, वैसे ही सारे गामा, सारे गामा पा धा नी, फिर से सा। ठीक है, तो 7 सुर होते हैं, तो उन्हें संगीत बड़ा पसंद था। तो न्यूलैंड ने क्या किया था, केमिस्ट्री में संगीत को घुसा दिया था, म्यूजिक को घुसा दिया था। और उन्होंने ऐसे कहा था कि एलिमेंट क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टी को रिपीट करेंगे। ठीक है, हर 7 के बाद 8वां सुर जैसे रिपीट होता है, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, ये तो हिंदी में होता है। इंग्लिश में होता है डो री मी फा सो ला टी। ठीक है, डो री मी फा सो ला टी। बट हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में मेनली सारे गामा पा धा नी सा। तो सा क्या है, 7वें के बाद 8वां वाला जो है वो रिपीट हो रहा है। तो न्यूलैंड ने ये कहा था कि 7वें के बाद 8वां प्रॉपर्टी जो है, 8वां प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट रिपीट करेगा। मतलब 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेगा जो पहले एलिमेंट का था। इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा। तो लिखिएगा दिस रूल was proposed by John Newland in 1865। ऑलमोस्ट 36 ईयर बाद किसी ने क्लासिफिकेशन किया था। सबसे पहले डोविनियर ने किया था 1829 में, उससे भी पहले एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल ने ना
एरिस्टोटल ने ना क्या किया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में क्लासीफाई किया था। ठीक, अब देखते हैं न्यूलैंड का स्टेटमेंट क्या था। जैसे अभी हमने देखा था ना कि डोबिनियर ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो उनका लॉ क्या था कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट। तो उसी तरह न्यूलैंड ने भी कुछ अपने क्लासिफिकेशन के लॉ दिए थे जिस बेसिस पे उन्होंने सारे एलिमेंट को क्लासीफाई किया था। तो समझते हैं उस लॉ को। न्यूलैंड ने क्या कहा था, जब एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाएंगे तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसे प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। तो इसी बात को मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग order of mass then every 8 element have similar properties to the first element। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट जैसे इनका क्लासिफिकेशन कैसा था उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था सा रे गामा पा धा नी सा। सातवें के बाद एलिमेंट वापस से अपने प्रॉपर्टी को रिपीट करने लगेंगे। तो सातवें के बाद हम पहले से आ जाएंगे। तो उस समय जो नॉन एलिमेंट थे वो थे हाइड्रोजन, लिथियम, नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेडॉन, क्रिप्टन, रेडॉन ये सारे डिस्कवर नहीं हुए थे उस समय। ठीक, तो जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाद अगला एलिमेंट क्या आता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कैसा प्रॉपर्टी करेगा, सारे गामा पादानी सा के जैसे। तो सा यहाँ से शुरू हो जाएगा, फ्लोरीन यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर फ्लोरीन के बाद नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ था क्योंकि ये नोबेल गैस है। नोबेल गैस बहुत लेट डिस्कवर हुए थे क्योंकि नोबेल गैस इनर्ट नेचर के होते हैं, वो मेनली रिएक्ट नहीं करते किसी से। ठीक, तो उनका डिस्कवरी थोड़ा लेट हुआ था। अगर आप किसी से रिएक्ट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो नोबेल गैस के साथ यही केस था, इसीलिए उनका डिस्कवरी बहुत लेट हुआ था क्योंकि उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि इनर्ट गैस को हम ढूंढ। तो फ्लोरीन के बाद सोडियम, क्योंकि नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। नियॉन क्या था, नोबेल गैस था। नोबेल गैस उस समय क्यों नहीं डिस्कवर हुए थे, क्योंकि वो मेनली रिएक्टिव नहीं होते थे। तो उस समय इतना टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड नहीं था कि पता लगा पाए कि कौन सा एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता दूसरे से। और दूसरा कारण ये है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं हुआ था उस समय ज़्यादा, और ना तो इतना काम हो रहा था जितना काम आज के टाइम पे हो रहा है। फ्लोरीन, सोडियम के बाद कौन सा, मैग्नीशियम, फिर से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन क्या होगा, फिर से सा आ गया तो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। क्लोरीन,
पोटासियम पोटासियम, कैल्शियम, ऐसे आगे तक चलता गया। ठीक, ये लॉ किसका था? न्यूलैंड का लॉ था। न्यूलैंड का लॉ क्या कहता था कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, जब मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया जाए तो एवरी 8 एलिमेंट क्या करेगा? प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, जैसा कि म्यूजिक नोट्स में होता है। ठीक है, म्यूजिक नोट्स वगैरह में जो होता है, जैसे केसियो का बात कर ले तो उसमें क्या होता है? रिपीट करता है, 7वें के बाद 8वां रिपीट करता है। सिर्फ इंडिया में ही सारे गामा पाधा निसा नहीं होता, विदेशों में भी, मतलब इंडिया से बाहर भी एक सुर चलता है, डोरी मी फा सो लाटी। ठीक है, डोरी मी फा सो लाटी, तो ये रिपीट करता है, 7वें के बाद 8वां रिपीट करता है ये। ठीक, तो म्यूजिक के 8 नोट के तरह रिपीट करता था। ये किसका कहना था? न्यूलैंड का कहना था। ठीक, लाइक म्यूजिक नोट्स। इसी को न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेट कहा जाता है। ठीक, अच्छा, न्यूलैंड का ये डिस्कवरी जो था ये डोबिनियर से तो बहुत आगे था। ठीक, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशन थे। अब क्या क्या लिमिटेशन थे वो हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे एक देखने लायक चीज़ आपको क्या मिल सकता है कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये तीनों एक ग्रुप में आ जा रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वापस से एक ग्रुप में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अगला एलिमेंट जो आएगा अपना, ऐसे ब्रोमीन आएगा, तो ये भी एक ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वो भी एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो ये क्या बताता है कि न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल ट्रू है, क्योंकि वो बाकी जो पिछले क्लासिफिकेशन थे उसको भी लेकर चलता है। ठीक, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल ट्रू था क्योंकि बाकी के एलिमेंट को भी ये लेके चलता है, साथ में ये नए ट्रेड्स भी देता है, जैसे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये तो एक नया ट्रेड दिया जो डोबिनियर ने नहीं दिया था। ठीक, ऐसे बहुत सारे नए नए ट्रेड्स न्यूलैंड देते गए। ठीक, लेकिन इनका कुछ लिमिटेशन भी रह गया, वो लिमिटेशन हम देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि नया क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया था। तो क्या लिमिटेशन था? दिस क्लासिफिकेशन या न्यूलैंड क्लासिफिकेशन इज वैलिड फॉर ओनली अप टू कैल्शियम एलिमेंट। कैल्शियम के बाद जो है ना प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहे थे। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड इज वैलिड अप टू कैल्शियम। अब जैसे मान लीजिए हमें पता है कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। ठीक, हमें अभी तो पता है ना कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम को अगर हम 2 नंबर पे रख देंगे तो सारे एलिमेंट का ये टेबल जो इन्होंने सारे गामा वाला बनवाया था वो तो गलत हो जाएगा। तो देयर इज़ नो गैप फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट। उस टाइम सारे एलिमेंट डिस्कवर तो नहीं हो गए थे ना, तो हमें क्या करना पड़ता था? कुछ गैप भी क्रिएट करना पड़ता था, या जो नए डिस्कवर हो रहे हैं एलिमेंट उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ता था, उसके भी प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करना पड़ता था। जो अभी आप देखोगे कि अगला क्लासिफिकेशन जो मेंडलीफ ने किया था
उसमें उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि आगे कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या था कि कुछ एलिमेंट अनडिस्कवर्ड थे, जो अनडिस्कवर एलिमेंट थे या नए एलिमेंट जो थे उसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया था किसने, न्यूलैंड ने। सो देयर इज नो gaps for undiscovered एलिमेंट जितना हैवी हो रहा था मास के अकॉर्डिंग, हमने ये टेबल किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था, मास के अकॉर्डिंग। तो 20 के बाद जो एलिमेंट जिसका मास हैवियर होते जा रहा था उसके लिए ये टेबल फेल हो रहा था। सो दिस लॉ is failed for heavier element, जो heavier element थे, जो भारी एलिमेंट थे, उसके लिए ये टेबल क्या हो रहा था, फेल हो जा रहा था। न्यूलैंड के टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 56 एलिमेंट डिस्कवर थे। तो न्यूलैंड ने ऐसा एज्यूम कर लिया था कि और एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होंगे, ठीक। तो उन्होंने ये टेबल बना के दे दिया हमें, लेकिन अभी हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 118 और एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं। 118 से भी ज़्यादा एलिमेंट अभी डिस्कवर हो रहे हैं। साइंटिस्ट हर दिन कोशिश में लगे हुए हैं, केमिस्ट हर दिन कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ नए एलिमेंट खोजे जाए, ठीक। लेकिन न्यूलैंड से यही गलती हो गई कि उन्होंने 56 एलिमेंट को अल्टीमेट मान लिया कि इससे ज़्यादा तो एलिमेंट हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने कोई गैप वगैरह नहीं दिया, या ये नहीं सोचा कि अगर नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसे पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाएगा और उसका प्रॉपर्टी क्या होता था। मान लीजिए कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उसका प्रॉपर्टी इस लॉ ऑफ ऑक्टेट के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो रहा था। तो ये इसका लिमिटेशन था, न्यूलैंड का ये लिमिटेशन था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, जो दिया था डिमिट्री मेंडलीफ ने। डिमिट्री मेंडलीफ थर्ड क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था, डोबिनियर का क्लासिफिकेशन देखा था, फिर किसका, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल देखा। अभी हम क्या देखने वाले हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ साहब अपने बड़े विजनरी आदमी थे। इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो आज हम यूज करते हैं वो किसकी देन है, मेंडलीफ की देन है। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, मेंडलीफ ने ही बनाया था। मेंडलीफ ने क्या किया था, सबसे पहले तो डिमिट्री मेंडलीफ, इनका पूरा नाम है डिमिट्री मेंडलीफ। ये कहाँ के हैं, रसियन, ठीक है, रसिया से ये संबंधित हैं। और इन्होंने पीरियोडिक टेबल कब दिया था, 1869 में दिया था। डिमिट्री मेंडलीफ प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक टेबल इज well famous, is very famous Mendeleev periodic table